जी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात ये तो की थी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड डायग्नोस्टिक मॉडल में, इसमें हमने के 3 जो है ना फैक्टर्स पढ़ लिए बिना एग्जाम्पशन। इसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट चीज की ज्यादा, ठीक है, ये कहते हैं चार्ल्स हैंडी 2000 बुक गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट कहते, उन्होंने जो है ना देयर आर 4 डिफरेंट अपनी बुक में, जिसकी बुक का नाम क्या है, गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट, जो उन्होंने लिखी हुई है, सजेस्टेड देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैंने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है। ही डिस्क्राइब्स दीज इज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, और उसको आई मीन कल्चरल स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। यानी चार्ल्स हैंडी जो है ना एक नजर वो है, ठीक है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है। उन्होंने बुक में गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट में ये बात डिस्क्राइब की, देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के 4 डिफरेंट कैटेगरीज, एंड ही डिस्क्राइब्स दीज एज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, और उसने इनको कल्चरल स्टीरियोटाइप्स का नाम चुना। नंबर 1, पावर कल्चर, also called club culture and spider's web culture. Okay? Number 2, role culture. Number 3, task culture. Number 4, the personal culture, also called as existential culture. Yes. यार वो तो मैंने कल कर लिए वे, आप सबको मिले नहीं। आप खुरम साहब इस तरह कीजिएगा ना कि मेरे पर्सनल यानी मुझे व्हाट्सएप अभी कर लीजिएगा ताकि मैं अभी कर लूँ, क्योंकि कल तो मैंने सारे कर दिए हुए, शायद आपको नहीं मिले होंगे। आप मुझे अभी प्लीज जो है ना वो कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है, यानी व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा ताकि मैं अभी कर लूँ। हाँ उसमें भी गया हुआ है, लेकिन प्लीज आप मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज दीजिएगा, मैं अभी आपको दोबारा करता हूँ। अच्छा राइट, ठीक है, ओके, मैं इंग्लिश भी करता हूँ, अभी अभी कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इन्हीं कहते हैं कि यानी चार्ल्स हेनरी जो थे, इन्हीं जिसने फॉर एग्जांपल अपना एक मॉडल पेश किया हुआ था, ठीक है, उसने चार्ल्स हेनरी ने अपनी बुक में जिसका नाम है गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट, ये छोटी छोटी बात है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आता है। इट सजेस्टेड that there are 4 different categories of organizational culture. उसने ये बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उन्होंने उसका नाम क्या क्या दिया हुआ था, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के नाम से उन्होंने बताया था। नंबर 1 है पावर कल्चर, also called a club culture, and spider's web culture. Number 2, a roles culture. Number 3, task culture. Number 4, a personal culture, or also called an existential culture. Clear? ये उन्होंने कहा। इन यानी ये जो 4 कल्चरल स्टीरियोटाइप्स है, इसको वो आई मीन एक्सप्लेन करता है इन डिफरेंट वेज। वालेकुम सर। सर आपकी ये आवाज कहता है, क्लियर नहीं आ रही है।
द पावर कल्चर। सबसे पहले अभी इंशाल्लाह ये अभी ठीक ठीक है, ठीक है। अभी देखिएगा, यानी सबसे पहले उन्होंने जो पावर कल्चर की बात की, पावर कल्चर बेसिकली क्या चीज, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू पावर कल्चर in a power culture there is one major source of power at the center of the organization। यानी पावर कल्चर में याद रखना, ठीक है, कहते हैं there is one major source of power, यानी एक ही मेन पावर होता है at the center of the organization, ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में। यानी समझ आ गया तो ठीक है, एक ही मेन पावर होता है। पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस स्प्रेड आउट फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी आती है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, यानी सबको सुपरवाइज करना, सब पर पावर जो है ना, अपनी अथॉरिटी शो करना, इसी सेंटर से आते हैं। along functional and specialist lines, along functional and specialist line, take it just a minute। ओके यार, मैं अभी भेज देता हूँ, चला, ठीक है, ठीक है। इन्हें कहते हैं कि इन अ पावर कल्चर देयर इज वन मेजर सोर्स ऑफ पावर एट द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में एक मेजर पावर होता है, जहां से आई मीन ओरिजिनल पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस स्प्रेड आउट थ्रू दिस सेंट्रल पॉइंट। यानी इसी सेंटर से जो है ना, अथॉरिटी भी आती है, लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, लोगों पर पावर भी एक्सरसाइज होता है, along with फंक्शनल, यानी वो वही उसी पावर के जरिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन भी करते हैं। और स्पेशलिस्ट लाइन, ये यहाँ पर इस सेंटर में जो है, इस सेंट्रल लाइन में स्पेशलिस्ट बैठे हुए होते हैं, बट कंट्रोल रिमेन्स एट द सेंट्रल पॉइंट। लेकिन फिर भी जो मुकम्मल कंट्रोल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट के पास होते हैं। मसलन मेरी बात सुन लीजिएगा, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट डायरेक्टर भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजर्स भी होते हैं। अगर डिप्टी डायरेक्टर्स या डायरेक्टर या मैनेजर स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन स्टिल जो है कंट्रोल पावर जो होता है, यदि वो किसके पास होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो सेंट्रल पॉइंट होता है। हैंडी कंपेयर द पावर कल्चर टू स्पाइडर वेब। उन्होंने इसको स्पाइडर वेब का नाम दे दिया, विद द स्पाइडर एट द सेंटर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। यानी इसका मतलब ये है कि स्पाइडर जो होता है वो सेंटर में बैठा होता है और वो हर चीज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? क्लियर हो रही है आपकी बात? क्लियर? यानी शफात दışarıda plago erozon taşıdalı plago sarılago taşıla गेजना अशिन प्लाग रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी बात है, हैंडी कंपेयर द पावर कल्चर टू स्पाइडर वेब। उन्होंने इसको स्पाइडर वेब का नाम दे दिया, यानी उन्होंने किसका नाम दे दिया, उसको स्पाइडर वेब का नाम दे दिया। यस, अब वो इसको एक्सप्लेन कैसे करता है, इसको एक्सप्लेन इन दिस वे करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, विद द स्पाइडर एट द सेंटर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जिस तरह के स्पाइडर जो है ना अपने वेब में जो बैठे हुए होते हैं और वो हर एक चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर में चीफ एग्जीक्यूटिव या फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बैठे हुए होते हैं जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द वेब have more influence than individuals who are further from the center। Clear? ini ini individuals closer to the center of the web, यानी जो इंडिविजुअल, जो एम्प्लॉयज इस वेब के करीब होते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज इस पावर के करीब होते हैं, सेंटर के करीब होते हैं, उन पर असर ज्यादा होता है। then those individuals who are further from the center, जो उनसे दूर होते हैं, यानी वो एम्प्लॉयज से जो इस सेंटर के करीब होते हैं, इंशाल्लाह आज हो जाएंगे, इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद ही मैं कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज रिमेंबर, याद रखना, ठीक है।
शाबाश, चलो ठीक है, बस मैं तरीका तो कोई ठीक है। विकास याद रखना, ठीक है। कहते हैं इंडिविजुअल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द वेब, वो इंडिविजुअल जो इस सेंटर के करीब होते हैं, जो इस सेंटर के साथ अटैच है, ठीक है, उन पर असर ज्यादा होता है बनिस्बत उन एम्प्लॉयज के जो इस सेंटर से दूर रहते हैं। A power culture is also found in small entrepreneurial organization। और ये जो पावर कल्चर होते हैं ये हमेशा स्मॉल बिजनेसेस में होते हैं। ये हमेशा कहाँ पर होते हैं? हमेशा स्मॉल बिजनेसेस में होते हैं, बिकॉज उनमें एक ही ऐसा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर होता है जिसके पास सारे के सारे पावर होते हैं। where the boss is usually the founder of the business। जहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस होता है, उस बिजनेस का जो बॉस होता है वही उसका ऑनर होता है। एंड आल्सो अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है? डोमिनेंट होती है। वो एक्सरसाइजेस क्लोज कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज। समझ आ गया बात? ठीक है, यानी जो तमाम एक्टिविटीज पर उनका क्या होता है? कंट्रोल होता है। यानी आपको पावर कल्चर की समझ आ गई। मैं आपको बात बताऊं, पावर कल्चर जो है, ठीक है, यानी हैंडी ने इसका, चार्ल्स हैंडी ने इसको वो क्या बात है अपनी गोड्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक में वो लिखता है कि पावर कल्चर जो है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पावर सेंटर मौजूद होता है। जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद होता है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है इसके पास अथॉरिटी भी है, उसके पास पावर भी है, और वो तमाम तर लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। यहाँ से वो अपने ओरिजिनल पावर इस्तेमाल करता है, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंदर जो है स्पेशलिस्ट लोग क्यों ना बैठे हुए हो, लेकिन पावर उनके पास होते हैं। और हैंडी ने, चार्ल्स हैंडी ने इस पावर सेंटर को यानी स्पाइडर्स वेब का नाम दे दिया। किस चीज का नाम दे दिया? स्पाइडर वेब का नाम दे दिया, जिसमें यानी स्पाइडर वेब में स्पाइडर्स जो है ना के पास कंट्रोलिंग पावर होता है, और जो उस वेब में स्पाइडर के करीब होते हैं उन पर उनका असर ज्यादा चलता है। इसी तरीके से यानी सेंट्रल पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रल पॉइंट होता है, पावर सेंट्रल पॉइंट जो होता है, जो लोग उनके करीब होते हैं उन पर उनका असर ज्यादा चलता है, और जो दूर होते हैं उन पर असर कम होता है। क्लियर? और ये पावर सेट का कल्चर जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? पावर कल्चर जो है हमेशा स्मॉल एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनका सिर्फ एक ही जो ऑनर होता है, जो उस बिजनेस का ऑनर होता है, जिसने उसको बनाया हुआ होता है, वही जो है पावर कल्चर होता है, वही सेंट्रल ऑफ पावर होते हैं, जहां से वो तमाम तर लोगों को क्या करते हैं? डोमिनेट भी करता है और अपने पावर को एक्सरसाइज भी करता है। कहते बात समझ आ गई? ठीक है, एक मिनट में इसको एक पेज पे ले आता हूँ ताकि जो है ना सबको, ताकि हम सब एक क्लियर। इसके बाद उन्होंने कहा ये बात कि द पावर कल्चर इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अब का पावर कल्चर किस पर बेस करते हैं? ट्रस्ट पे। अगर फॉर एग्जांपल जो डोमिनेंट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, या जो ऑनर है, या फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होते हैं, अगर उनको दूसरे अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट होता है तो पावर कल्चर एग्जिस्ट करता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? वो चलते रहते हैं। द बॉस मेंटेन्स फ्रीडम ऑफ, ठीक है, मिनूवर। मिनूवर कहते हैं ना, यानी टू मैनेज करना। क्लियर? यानी क्लियर, यानी कहते हैं द बॉस मेंटेन फ्रीडम ऑफ मैनूवर, यानी बॉस के पास ये फ्रीडम है कि वो कैसे मैनेज करे। यानी बॉस के पास मैनेजमेंट की फ्रीडम है, एंड रिटेन्स पावर, उनके पास पावर भी होते हैं बाय राइटिंग एवरी लिटिल डाउन एंड रिलाइंग ऑन द स्पोकन वर्ड्स। क्लियर? यानी हर एक छोटी सी बात को लिखता भी है और स्पोकन वर्ड्स में भी बात करता रहता है। यानी जो सेंट्रल पावर है वो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का फ्रीडम भी रखता है, पावर को रिटेन भी करता रहता है, और हर एक बात को चाहे रिटर्न में हो या वर्बल में हो वो उसको नोट भी करता रहता है। The boss tries to influence other people through the force of his personality and personal charm। बॉस असल में क्या करता है? वो अपनी पर्सनैलिटी के जरिए लोगों को फोर्स करता है, अपने पर्सनल चार्म देने। उसके पर्सनल चार्म क्या होता है? बिकॉज ही इज द ऑनर, लोगों को पता होता है कि यार ये ऑनर है। क्लियर? वो इसके जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब प्रॉब्लम विद द पावर कल्चर इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पावर।
लेकिन इसमें क्या होता है, इस पावर कल्चर में प्रॉब्लम क्या है कि ये बॉस के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अगर बॉस के कैरेक्टर ऐसे है कि फॉर एग्जांपल वो सबको ट्रस्ट करके तमाम एम्प्लॉयज को अपने साथ चला सकता है, फिर तो इट्स ऑल राइट। समझ आ गया क्या बात? ठीक है, फिर तो क्या हो जाएगी कि सारे जो है ना एम्प्लॉयज उनके साथ काम करेंगे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, जैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ग्रो करते रहते हैं, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू कंट्रोल एवरीथिंग। देन अगर ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर एग्जांपल विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ग्रो कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं, तो एक सिंगल बॉस जो होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इस तरीके से पावर कल्चर कमजोर हो जाते हैं। देयर इज ए रिस्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम इनएफिशिएंट। फिर क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंट, बिकॉज वन मैन कैन नॉट कंट्रोल सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। एक जो होता है, एक आदमी जो होता है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड विल बिकम इनएफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट हो जाता है अनलेस द कॉर्पोरेट कल्चर इज चेंज। जब तक आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज नहीं करते, बिकॉज पावर कल्चर में तो सिर्फ एक ही बंदे के पास अथॉरिटी होती है, क्लियर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ग्रो करता रहता है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज बढ़ते रहते हैं, ऐसी सूरत हाल में वन मैन अप्रोच जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, वन मैन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को चेंज ना किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन यानी डिफेम की तरफ चले जाएंगे, यानी बेनिफिट के बजाय लॉस की तरफ चले जाएंगे। A power culture is therefore unlikely to be efficient for organization for more than about 20 people। यानी वो ये कहते हैं कि पावर कल्चर जो है ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 20 पीपल है तो वहां पर पावर कल्चर अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी पावर कल्चर में, पावर कल्चर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से लेस पीपल है, कम पीपल है, फिर तो पावर कल्चर जो है वो हो जाएगी, ये नहीं काम कर सकते, बिकॉज लेस देन 20 पीपल को एक बंदा कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग मोर देन 20 पीपल और उनकी एक्टिविटीज भी ज्यादा होते जा रहे हैं, समझ आ रही है, ऑपरेशंस भी ज्यादा होते जा रहे हैं, सेल एंड परचेज भी ज्यादा होते जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिविटीज भी ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पावर कल्चर को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या तक बात समझ आ गई? होपफुली आपको समझ आई होगी। इसके बाद है रोल कल्चर। इसके बाद क्या है, रोल कल्चर। व्हाट इज द रोल कल्चर? रोल कल्चर क्या है? अ रोल कल्चर इज probably the most readily understood of your corporate culture. रोल कल्चर इज प्रोबेबली द मोस्ट रेडली अंडरस्टूड। यानी कहते हैं रोल कल्चर जो है, ठीक कहते हैं, ये ये वेल अंडरस्टूड हो जाते हैं अब बिफोर कॉर्पोरेट कल्चर। इट एग्जिस्ट इन अ ब्यूरोक्रेसी, यानी ये ब्यूरोक्रेसी में होता है, where the personalities of each individual are defined by the job that he or she has। समझा? यानी ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, हर इंसान की अपनी होती है, क्लियर, और इंडिविजुअल और डिफाइंड बाय द जॉब दैट ही और शी हैज। यानी हर इंसान की यानी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्यूरोक्रेसी में हर इंसान की अपने जॉब के सर्कल्स होते हैं, अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और यही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं यहाँ से उनके कैरेक्टर या उनकी पर्सनैलिटी पहचाने जाते हैं। द जॉब डेफिनेशन एंड इट्स पोजीशन, यानी वो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी डिजिग्नेशन है इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्लियर। यानी कहते हैं कि रोल कल्चर जो है इट एग्जिस्ट इन ए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, where the responsibilities of each individual are defined by the job, जहां पर हर पर्सनैलिटी की यानी हर इंसान की पर्सनैलिटी या उसकी कैरेक्टर उसके जॉब के जरिए पहचाने जाते हैं।
उसकी जॉब डेफिनेशन, आई मीन उसकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे पहचाने जाते हैं, एंड इट्स पोजीशन, और उसकी क्या पोजीशन है, क्या डिजिग्नेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में। देयर इज अ ट्रेडिशनल hierarchical structure of the organization, and each job has a specific function. यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब डिवीजन होती है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर इंसान को एक प्रॉपर डिजिग्नेशन मिले हुए होते हैं, क्लियर। और हर डिजिग्नेशन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मसलन मैनेजर जो होता है, हिज जॉब इज टू गिव ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू द एम्प्लॉइज। सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि वो सुपरवाइज करता रहता है। डायरेक्टर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल, वो डायरेक्ट करते रहते हैं, जो है फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, अपने जॉब डिस्टिंक्शंस होते हैं, अपने जॉब फंक्शंस होते हैं, और अपने जॉब पोजीशंस होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये फॉर्मल होते हैं, यानी जब भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, जब भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और एक रिकमेंडेड चैनल को फॉलो करेंगे, rather than informal पाथ। हर एक बात के लिए, यानी हर फंक्शन के लिए आपको एक अप्रूवल चाहिए होता है। हर एक फंक्शन जो है, हर एक एक्टिविटीज के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए आपको चीफ एग्जीक्यूटिव से, यानी हर अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। और आप रिकमेंडेड चैनल के जरिए बात करते हैं। देखो बीमो क्लास विद सैलरी गेंटे दा बेदार की ये गरना रोले सुतवी o काचरी विश दशदिशकी ये करो का पिछले रोल कल्चर, यानी यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया आपको? अच्छी कि यानी रोल कल्चर कहाँ पर होता है? ब्यूरोक्रेसी में। कहाँ पर होता है? ये ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा पाया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी कौन सा सिस्टम होता है जहाँ हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय को एक सेपरेट डेजिग्नेशन मिले होते हैं। हर एक एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहचाना जाता है। हर एक एम्प्लॉय को उनकी जॉब पोजीशन से पहचाना जाता है, क्योंकि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को एक सेपरेट डेजिग्नेशन मिली हुई होती है। हर इंसान के सेपरेट जॉब फंक्शंस होते हैं, क्लियर होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, ऑपरेशन के एक्टिविटीज है, वो क्या होते हैं? फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और जो भी काम करना पड़ता है आपको रिकमेंडेड चैनल से काम करना पड़ता है। आपको पहले हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। The role culture has been compared with a pyramid of boxes and each box has a job description. ऐसी बात है, वही बात है। यानी pyramid का मतलब क्या है? यानी एक आमीन डिवीजन होती है, ठीक, एक पहचान होती है। यानी हर जॉब के लिए एक सेपरेट बॉक्स होता है। इसका मतलब क्या है कि हर जॉब होल्डर जो है उसकी एक सेपरेट डिजिग्नेशन है, उसकी एक सेपरेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो किसी दूसरे डिजिग्नेशन पे काम नहीं कर सकता है, वो किसी दूसरे की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। द बॉक्सेस रिमेन इन प्लेस, यानी हर एक जो है इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय जो है ना अपनी जगह काम करते हैं, अपने डिजिग्नेशन, अपने ऑफिस में, अपने सर्कल में ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं, एंड द कल्चर इज अनचेंज्ड, और ये कल्चर जो है वो चेंज नहीं होता है। समझ आ गया एक बात? ठीक है। बिकॉज कोई भी बंदा जो है किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं जज कर सकता है। When the individuals in the boxes have lived the organization, जब ऐसे आई मीन फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई एम्प्लॉय जाता है या फॉर एग्जांपल रिटायर्ड हो जाता है, जॉब छोड़ जाता है, समझा के बात? ठीक है। एंड और रिप्लेस्ड, तो उसकी जगह एग्जैक्टली उसी प्रोफेशन के बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। उसकी जगह जो है एग्जैक्टली उसी तरह प्रोफेशनल, स्किलफुल और उसी एक्सपीरियंस का, उसी फील्ड का कोई दूसरा एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है। A role culture is probably best suited to the large organization. ये कहते हैं कि जो रोल कल्चर होते हैं ये निस्बतन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सूट करते हैं। किसको सूट करते हैं? ये निस्बतन आई मीन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सूट करते हैं।
समझ आ गया आपको? ठीक है, इन अ फेयरली स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल हो, यानी एक बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना, आई मीन स्मूथली काम कर रहा है, तो ऐसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोल कल्चर जो होते हैं ज्यादा सूट करते हैं। वेर एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू डू द जॉब, जहां पर एम्प्लॉयज जो होते हैं, हर एम्प्लॉय जो होता है, ठीक है, उनसे उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनसे उनके डिजिग्नेशन के मुताबिक, उनसे उनके प्रोफेशन के मुताबिक जो है ना काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं, that they have been given, जो उनको दिए जाते हैं, जो उनको एक ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिए जाते हैं, हमेशा उनसे वही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एंड वेयर एंटरप्राइज, ठीक है, एंड इनिशिएटिव आर रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, और जहां पर फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यानी जो जो बिजनेस का ओनर है, जिसने ये इनिशिएटिव लिया हुआ होता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बिकॉज उसने हर डिजिग्नेशन को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हुए होते हैं, और एट द एंड ऑफ द टर्म ईयर उसी सर्कल में उनसे रिजल्ट डिमांड किया जाता है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन विद रोल कल्चर आर मैनेज्ड रादर देन लेड। क्लियर? या फॉर एग्जांपल यू कैन से लीड, ये ठीक है, मैंने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल रोल कल्चर में लोगों को मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब क्या है कि लोगों को उनके प्रोफेशन के मुताबिक, उनके स्किल्स के मुताबिक, उनके एजुकेशन के मुताबिक, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक डेजिग्नेशन दिए जाते हैं, उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दिए जाते हैं, उनसे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज सिर्फ वही लिए जाते हैं जो उनके अपने प्रोफेशन के मुताबिक होते हैं, उनकी लीडिंग नहीं होती है। यानी वो, इसका मतलब ये है कि उनकी मजीद कोई गाइडेंस नहीं होती, उनको मजीद कोई लीड नहीं किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। प्लीज इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अल्दो के है इजी, मैंने आपको, आई होप कि आपको समझ तो आ चुके होंगे। आप प्लीज इसको एक दफा, ये पावर कल्चर, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद रोल कल्चर को आप रिवाइज कीजिएगा। प्लीज 2 मिनट के लिए आप रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट वो पेज की तरफ जाते हैं। इस प्लीज ये पढ़ लिया आप लोगों ने। इसके बाद ये रोल कल्चर को एक दफा आप रिवाइज कीजिए। प्लीज ये रिवाइज कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है यार। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, और मैंने आप सबके लिए इसके भी एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही क्लास खत्म हो जाए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है? ये हो जाएगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मैंने इंग्लिश के टेस्ट बनाए हुए हैं,
बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह आपको मैं सारे ओबी के मैंने ये तो शेयर कर दिए है, इसके मैंने एमसीक्यूज भी बनाए हुए हैं, वो भी अभी आपके साथ शेयर हो जाते हैं। इस प्लीज आपने ये रीड आउट कर लिए, आगे चलें, ठीक है, थोड़ा सा अब आप आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर द नेक्स्ट वन इज द टॉस कल्चर। नेक्स्ट क्या है? टॉस कल्चर। क्लियर? अब देखो टॉस कल्चर का मतलब क्या है। इन टॉस कल्चर द फोकस इज ऑन टास्क, getting task completed in the most efficient and effective way. Clear? In a task culture, कहते हैं task culture में the focus is on task, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा याद रखना एम्प्लॉयज को टास्क दिए जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि एम्प्लॉयज से टास्क लिए जाए, एम्प्लॉयज से काम लिए जाए, ठीक है। टास्क कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन को टास्क दिए जाते हैं और गेटिंग टास्क कंप्लीटेड, और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि ये टास्क कंप्लीट मुकम्मल हो जाए द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है, बेहतरीन तरीके से। समझ आ गया? टास्क कल्चर में क्या होता है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टास्क करने पर बिलीव करती है। ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि टास्क जो है बेहतरीन अंदाज से कंप्लीट हो, ताकि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मुकम्मल हो सके। And the main aim is the successful solution of problems, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको बेहतरीन तरीके से क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। कहते बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है। कहते टास्क कल्चर क्या है? इट फोकसेस ऑन द टास्क, getting the task completed in the most efficient and effective way, and the main aim is the successful solution of the problem, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी सूरत कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाए। इन टास्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो निस्बतन फ्लेक्सिबल होता है। वर्क टीम्स, यानी वर्क टीम्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। वर्क यानी टीम का काम करने के लिए टीम बनाए जाते हैं, यानी टीम वर्किंग होती रहती है। डिसबैंडेड, और उन टीम को जो है ना खत्म भी किया जाता है, जो काम कंप्लीट हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है टास्क जो होते हैं, यानी टीम जो होते हैं वो डिसबैंडेड, खत्म भी होते हैं व्हेन अ टास्क इज कंप्लीटेड। यानी टास्क कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होता है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल टीम वर्क बनाए जाते हैं, टीम्स बनाए जाते हैं, टीम वर्किंग होती है, और टास्क के कंप्लीट होने के बाद ये टीम जो है डिसबैंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एंड देन रीफॉर्म इनटू न्यू वर्कशॉप्स, और फिर दोबारा जो है यानी टीम्स बनाए जाते हैं नए नए प्रोजेक्ट के लिए। जब नए कोई वर्क ग्रुप्स होते हैं, समझ आ गया आपको? ठीक है, नए कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो दोबारा टीम बनाए जाते हैं टू डील विद न्यू टास्क, ताकि नए टास्क को कंप्लीट किया जाए। जो भी कोई नए टास्क, नए कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनके लिए दोबारा नए टीम बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, उनको अपनी जगह एक अथॉरिटी चल और विले गिंटा चलेगी तो इसलिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी, इंडिविजुअल्स को यानी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनको अथॉरिटी भी मिलती है। बातल शूर दूर समेत चल दक्षिणा तो इसलिए यानी कहते हैं इंडिविजुअल गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही होती है, बिकॉज टीम वर्क में टास्क कंप्लीट होते हैं, इस वजह से उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है और टीम को अथॉरिटी भी मिलती है, बिकॉज हर टीम का एक कैप्टन होता है। क्लियर? यानी दे गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी फ्रॉम देयर नॉलेज एंड स्किल्स, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से टास्क कंप्लीट हो जाते हैं रादर देन फ्रॉम देयर ऑफिशियल रोल, यानी उनका ऑफिशियल रोल की बजाय टीम वर्क की वजह से वो अपने फ्रीडम में रहते हैं, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टीम वर्क में काम कंप्लीट हो जाता है। A task culture is
typically found in project. ये टॉस कल्चर जो होते हैं ये हमेशा कल्चर इन प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। टॉस कल्चर suited to an organization that is continuously facing new problems and challenges. ये टॉस कल्चर जो होते हैं हमेशा उन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होते हैं जहां प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हो। इट डजंट मीन कि प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस हो, इट मीन जहां नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जहां नए नए अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। दिस इज ऑफन फाउंड इन रैपिडली चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं जहां चेंजिंग चेंज होते रहते हैं। और यानी ज्यादा से ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं हमेशा उस सोसाइटी परफॉर्मेंस के रहते हैं। And industries such as IT companies and knowledge-based industries, ऐसे इंडस्ट्रीज में जहां IT बेस्ड कंपनीज हो, यानी जिस तरह विद्युत ऑर्गेनाइजेशन भी उसी के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन से हो? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे बिल जाते हैं, टास्क को वेल इन टाइम बेस्ट एफिशिएंट वे से कंप्लीट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। In a task culture, organization is flexible. क्यों? Because teams can be formed, teams बनाए जाए, then this task is complete. एक दफा task complete हो जाती, टीम खत्म हो जाती, और फिर इसके बाद reformed into new work groups to deal with the new task. लेकिन अगर दोबारा कुछ नए टास्क बनाए जाते हैं तो उसके साथ से जो है क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल नए टास्क भी बनाए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर? इंडिविजुअल रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी फ्रॉम देयर नॉलेज एंड स्किल्स। क्योंकि टीम मेंबर्स होते हैं, जितने भी टीम मेंबर होते हैं वो अपनी टीम में अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मिलती रहती है, उनके काम कंप्लीट होते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ठीक है, यानी टॉस कल्चर इज वेल सूटेड। टॉस कल्चर जो होते हैं कहां पर ज्यादा सूट करते हैं? टॉस कल्चर जो होते हैं फॉर एग्जांपल उस कल्चर में ज्यादा सूट करते हैं जो चेंज, जो वक्त के साथ साथ चलता रहता है। क्लियर? जहां नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। प्रॉब्लम चैलेंजेस का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, यानी नए प्रोजेक्ट्स वो एग्री करते हैं, वक्त के साथ साथ चेंजेस लेकर आते हैं। जिस तरह IT कंपनीज होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाते रहते हैं। ये सारी बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद कहते हैं फिर इन दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ग्रुप्स आर often formed to deal with particular task. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना कहते हैं वर्क ग्रुप बनाए जाते हैं and this when the task has been in a team cultural relationship matter and individuals are led rather than managed. यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करते हैं बिकॉज कि जो जिस प्रोफेशन का होता है, जिस स्किल का होता है, उसी तरीके से उनके रिलेशनशिप भी होता है, एक्सपीरियंस बनाया जाता है, बजाय से इसको कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया। यस, प्लीज आप इसको रीड कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है।
इस प्लीज इसको गौर से पढ़ते रहना यार, ठीक है, क्योंकि ये है बहुत आसान, लेकिन इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, इनमें से क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते रहते हैं। अगर आपको ये समझ आते हैं तो आप आसानी से एमसीक्यूज इनके हल कर सकते हो। ये केस समझ आ रहे हैं? इसलिए आगे जाऊं, ये सभी आप देखिएगा जरा, ठीक है। another one is that, another one is what I mean, ठीक है, the person culture। another one क्या होता है, person culture। clear? person culture क्या होता है? in a person culture the entire organization structure is built around one individual or a group of individual। यानी सिर्फ नाम से ही जो है ना मुकम्मल डेफिनेशन वगैरह चीजें समझ आ जाती है। कहते हैं कि इन पर्सन कल्चर, पर्सन का मतलब क्या है, एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा था या एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। क्लियर? कहते हैं द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड वन, जो है या तो उस पर एक बंदा डिपेंड कर, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ट अराउंड वन इंडिविजुअल और a group of individuals। The rest of the organization exists to serve the needs of the central individual। The rest of the organization exists, जबकि बाकी organization के जो लोग होते हैं, they exist to serve the needs of the central individual। यानी वो सेंट्रल इंडिविजुअल जिसके पास पावर होते हैं उनको सर्व करने के लिए मौजूद होते हैं। द कल्चर इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व द टैलेंटेड इंडिविजुअल। यस, यानी इसका मेन मकसद ये होता है, ठीक है, कहते हैं दिस कल्चर इज बेस्ड ऑन रिव्यू। ये कल्चर इस बिलीफ को फॉलो करता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व द टैलेंटेड इंडिविजुअल। कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा टैलेंटेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। इट इज अनयूजुअल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ पर्सन कल्चर। इट इज अनयूजुअल, यानी ये नॉर्मली जो पर्सन यानी ये जो कल्चर होते हैं, ठीक है, पर्सन कल्चर जो होते हैं कि अनयूजुअल होते हैं। To have person culture, but small parts of an organization might structure in this way। लेकिन possibilities there यार कि किसी organization का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है या बहुत ही small organization जो होते हैं उनमें मुमकिन नहीं person culture organization भी पाए जाते हैं। because हमेशा याद रखना कि organization सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर सकती है, organization सिर्फ एक group of people पे डिपेंड नहीं कर सकती है, और ना ही फॉर एग्जाम्पल रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एक बंदे को सर्व करने के लिए बनाया जा सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज यार कि हो सकता आपके बिजनेस हो, हो सकता समझ कि विकास को और आपके ऑर्डर्स पड़ते हैं। एग्जाम्पल our organization built on individuals, sports or entertainment industries, small सर management आवाज क्लियर consultancy नहीं आई है or फिर। parts of the investment banks। जैसे मैंने आपको बात बताई, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स होते हैं, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, जस्ट मिनट में देखता हूँ यार, एक मिनट मैं देखता हूँ।
इंशाल्लाह क्लियर होगी, ठीक है। जिस तरह के हमने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस विजुअल्स इन स्पोर्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट्स एक टीम है, वो पर्सन कल्चर होता है, उनके ऑर्डर चलते होते हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज होते हैं जिनमें प्रॉफिट लॉस इशू नहीं होता, या फिर कोई स्मॉल मैनेजमेंट में हल हो गया, ठीक है। नेट का इशू बन गया था सेंटर की तरफ से, ठीक है। सो पर्सन कल्चर के बारे में मैंने आपको बात समझाई, ठीक है, कि जो पर्सन कल्चर होते हैं, ठीक है, इसमें एक ही पर्सन पे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एग्जिस्ट करती रहती है, ठीक है। इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कभी सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं हो सकते होते। क्लियर है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है, मसलन एग्जांपल हमने ले लिए कि स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज होते हैं, फर्म्स ऑफ द लार्ज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। क्लियर, in an organization with a person culture, the central individuals may share some common resources such as a small administrative support function. क्लियर, यानी ये जो पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। However, individuals operate independently and have some dedicated support staff of their own. लेकिन जितने भी ये इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी ये एम्प्लॉयज होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली सर्व करते होते हैं। डिफरेंट कल्चर में एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स में पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे कल्चर भी एग्जिस्ट करें, यानी दूसरे कल्चर भी पॉसिबली एग्जिस्ट करें, बिकॉज इस कल्चर से ऑर्गेनाइजेशन का रन करना थोड़े से क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। The culture of an organization or a part of an organization determines how it is managed and how individuals within organization think and act. Yes, so this is what about ये culture ज़्यादातर पर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। सिर्फ बस जो वन मैन रूल वाली बात हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे इस किस्म के कल्चर सम एक्सटेंट जो है वो चलते होते हैं, अदरवाइज ज़्यादा मैंने नहीं होते हैं। यस, समझ आ रही है आप सबको? एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। Sarat Tilishla Jurgura यस, इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है। another one is there, ठीक है, another is the employees behavior। ये तो कल्चर की बात थी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थे जो खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयज बिहेवियर आ जाते हैं। व्हाट इज आई मीन द एम्प्लॉय, ठीक है, यानी एम्प्लॉयज बिहेवियर क्या चीज है, एम्प्लॉय जो है किस अंदाज से जो है ना, फॉर एग्जांपल, क्लियर। सो अब देखिएगा कि हम इसको कैसे देखते हैं। क्लियर, द एम्प्लॉयज बिहेवियर इज डिफाइंड एज an employee's reaction to a particular situation। क्लियर, हर एम्प्लॉय जो है वो जिस पोजीशन पे होता है, जो उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल चुकी होती है, उसी तरह का उनका रिएक्शन भी होता है। क्लियर, यानी वर्क प्लेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज को फॉर एग्जांपल जो एक पोजीशन मिल जाती है, उसी तरह का वो रिएक्शन भी शो करता है। There is a certain way individuals behave in a particular situation,
यानी हर इंडिविजुअल अपने ही सिचुएशन में जो जिस मुकाम पे जॉब कर रहा है, जिस डिजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं, जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मिल चुकी है, उसी के मुताबिक उनका बिहेवियर भी होता है। नो टू इंडिविजुअल्स बिहेव इन सिमिलर वे। समझ आ गया पर? ठीक है। कहते हैं इंडिविजुअल्स जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयज है, ठीक है, कहते हैं कि वो एक अंदाज में सर्व नहीं कर सकते। ठीक है, टू इंडिविजुअल जो है दे कैन नॉट सर्व इन अ सेम वे, वो हमेशा एक जैसे, हर एक के बिहेवियर एक जैसा नहीं हो सकता है। देयर आर इंडिविजुअल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल स्ट्रेस। कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज है जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। Whereas there are certain individuals who have the ability to face unforeseen circumstances with a smile. जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वो डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाते हैं। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर हो रही है? ठीक है। अब देखिएगा द इंडिविजुअल्स जो है, फॉर एग्जांपल देखिएगा द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल यूनिकनेस। हर इंसान जो है नेचुरली एक अलग पर्सनैलिटी का मालिक होता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी, थिंकिंग पावर, क्लियर, वर्किंग कंडीशंस ये क्या होते हैं, ये हमेशा डिफरेंट होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड हैज पर्सनल क्वालिटीज। मैंने आपको बात बताई ना कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एवरीबडी हैज हिज ओन क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज, एवरीबडी हैज हिज ओन कैरेक्टर्स, एवरीबडी हैज हिज ओन थिंकिंग पावर। फितरी तौर पर कुछ चीजें आपको पसंद होगी, पॉसिबल हो, मुझे पसंद नहीं होगी, ये मेरे नेचर के मुताबिक होगा। समझ आ गया बात? ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे बेनिफिट्स दे रही है, बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो मुझे बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन वही मेथड जब आप फॉलो करोगे तो पॉसिबली वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सके। समझ आ रही है बात? ठीक है। सो कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर and has personal qualities that are unlike any other individuals. These unique characteristics may be physical appearance, psychological empowerment, and emotional intelligence. Yes, for example देखिएगा personality, perception, attitude, thinking and creativity make people different and unique. Yes, इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान की सोच, इंसान की एटीट्यूड, इंसान के सोचने और क्रिएटिविटी के मेथड जो होते हैं वो हर एक इंसान को दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। मैनेजर्स एंड लीडर्स मस्ट रियलाइज दैट दीज डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, और ये बाय ऑल मीन्स हर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाएंगे। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। टू कॉम्प्रिहेंड द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द लीडर ought to look at the fundamental idea of individual's relationship to the organization. नहीं कहते हैं to comprehend the conduct of the individuals in an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एम्प्लॉय किस अंदाज से बिहेव करता है, the leader ought to look at the fundamental idea. तो लीडर को चाहिए कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करे, किस चीज को, इंडिविजुअल रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप क्या है। Understanding this relationship enables managers to accept the idea of individual contrast. Understanding this relationship सॉरी प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जरा। ठीक है, another thing, what is personality? Personality क्या चीज है? The personality is basically basically personality क्या चीज है? The personality
is basically an identity of an individual. हर इंसान पर्सनालिटी की तरफ क्लियर नेट इशू है, बस अभी खत्म हो जाएंगे की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है। यानी identity is the generally steady arrangement of mental characteristics depending on your mind, in your mind, जो तुम्हारे माइंड में होता रहता है उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं, और जिस अंदाज से हम बिहेव करते हैं उस अंदाज से हम हमारी वजह से हम एक दूसरे से अलग पहचान। One is nature, that mean those attributes which are inherited from parents. यानी पर्सनैलिटी दो चीजों से बनी होती है, एक तो इंसान का नेचर होता है, इंसान की फितरत है, क्लियर, which are inherited from the parents, और ये नेचर हमें पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। कहाँ कैसे? हम जिस ठीक है माहौल में पलते रहते हैं, जिसमें बड़े होते हैं, वही हमारा नेचर भी बन जाता है। इनफैक्ट दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ बायोलॉजिकल, यानी ये हमारे लिए क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। जिस माहौल में होता है, स्क्रीन यार शेयर हो रही है, आप प्लीज अपने सिस्टम को चेक कीजिएगा, मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। सेकेंड वन इज एनवायरनमेंट हैज शेप्ड, दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो है फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल है, यानी हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से कुछ हैबिट्स मिल जाते हैं, पेरेंट्स की तरफ से हमें कुछ इनहेरिट होता है, विरासत में कुछ नेचर मिल जाते हैं। दूसरी बात ये होती है, ठीक है, दूसरी बात ये होती है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, ठीक है, उस माहौल का भी क्या होता है, उस माहौल का भी एक प्रॉपर वो होता है, असर होता है। सेकंड वन इज नर्चर, नर्चर कहते हैं ना फलना, परवरिश करना, which means how environment has shaped the person. These two biological environmental factors determine or shape the overall personality. इन दो चीजों से इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, इन दो चीजों से पर्सनैलिटी बनती रहती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब देखिए, another one is the psychological agreement, हम मेंटली किसी चीज के साथ एग्री या डिसएग्री करते हैं। another one क्या है, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट, यानी साइकोलॉजिकल एग्री करना, यानी मेंटली किसी चीज के साथ एग्री करना या डिसएग्री करना, ये साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट कहलाते हैं। The importance of understanding individualism helps in the origin, which may be called psychological agreement. Yes, यानी कहते हैं the importance of understanding individualism, किसी इंसान के पर्सनल बिहेवियर को समझना जो है, इससे हमें क्या मदद मिलती है? It helps us understand the relationship between an employee and the origin, यानी इससे हमें ये मदद मिलती है कि ये एम्प्लॉई और जिस ओरिजिन से वो आता है, जिस माहौल से वो आया हुआ है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, which may be called psychological agreement, और इस चीज को साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट कहते हैं। साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट यानी मेंटल अंडरस्टैंडिंग इज एन इंडिविजुअल्स एग्रीमेंट, यानी साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, इट इज एन इंडिविजुअल्स एग्रीमेंट ऑफ assumption, यानी इंसान ज़हनी तौर पर किसी चीज के साथ एग्री करता है about what the person will aid to an organization, कि ये जो शख्स, ये जो एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प दे सकता है, and what the organization consequently will give to the person, और इसके मुकाबले में ये पर्सन जो है, ये शख्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कुछ देगा। It governs the basic relationship between people and organization. इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के और लोगों के दरमियान बेसिक ताल्लुक का पता चल जाता है। An organization's contribution to an organization, contribution to the organization. कोई भी शख्स जो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ परफॉर्मेंस देता है, इंक्लूड थिंग्स सच एज, यानी वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिस तरह उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए उनको,
उनके नॉलेज एंड स्किल्स एबिलिटी जो होते हैं, ये सारी चीजें जो इंडिविजुअल के पास होती है, ये वो क्या कर सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी तरह वो टाइम एंड लॉयल्टी जो है वो क्या करता है, वो शो करता होता है। ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न फेवर एम्प्लॉयज विद एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पेंसेशन, और इसके मुकाबले में फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है, वो रिवॉर्ड्स देती है, कंपेंसेट करता है। किस अंदाज से, सच एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन एज वेल एज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ उनको मिलते रहता है। द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प डिटरमिन एम्प्लॉयज परसेप्शन। क्लियर, यानी इंसान के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनसे इंसान की सोच का पता चलता है, which in turn plays an important role in understanding employees behavior। और इस तरीके से आप किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर को बेस्ट अंदाज में समझ सकते हो। इस प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट को, और हमने ये अभी थोड़ा सा ये पढ़ लिया हुआ था पर्सनालिटी, ये प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर हम जो है ना आगे चलते हैं, ठीक है। शफात दी तो विच मुझता रसी। यस प्लीज, समझ आ गया आप लोगों को ये बात, क्लियर हुई आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, परसेप्शन। हर इंसान की अपनी कुछ सोच भी होती है, ऐसी बात है, क्लियर। यानी परसेप्शन इज द अवेयरनेस और द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। परसेप्शन बेसिकली क्या है, सोच है। परसेप्शन का मतलब क्या, अवेयरनेस होना, अवेयर होना, किसी चीज के बारे में जान लेना। यानी इट इज द एबिलिटी टू सी, हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद अपने सेंसेस के जरिए, अपने माइंड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। परसेप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच, यानी परसेप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन in order to give meaning to their environment। yes, यानी परसेप्शन बेसिकली क्या है, ये वो सोच है, ये वो अवेयरनेस है, जिसके जरिए आप क्या करते हो, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। यानी परसेप्शन जो है, परसेप्शन इज, यानी परसेप्शन वो सेंसरी ऑर्गन है, यानी परसेप्शन वो सेंस है, जिसके जरिए हम अपने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी अटैच मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। एंड इट मींस, इसका मतलब यह है कि परसेप्शन वो सोच है, परसेप्शन वो चीज है जिसके जरिए हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझते हैं। द परसेप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, परसेप्शन में हम क्या करते रहते हैं, ऑब्जर्विंग, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, इंटरप्रेट, समझते हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों को। यानी परसेप्शन के जरिए हम दूसरे लोगों को, उनके आइडियाज को, उनके एक्सपीरियंस को, और किसी चीज को
ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन's own belief, values, background and expectation। यानी हम अपने बिलीफ, हम अपने वैल्यूज, अपने एक्सपेक्टेशन की मदद से अपने ख्यालात को यूज करते हुए दूसरे लोगों के आइडियाज, एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पीपल परसीव द सेम थिंग्स डिफरेंटली। हमेशा याद रखना कि पीपल परसीव सेम थिंग डिफरेंटली। यस, हकीकत है कि हर एक इंसान दूसरी चीजों को मुख्तलिफ नजरिए से देखते हैं। मैं किसी और नजरिए से किसी चीज को देख रहा हूँ और आप किसी और नजरिए से देखते हो। बिकॉज हमेशा याद रखना कि हमारी सोच, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी पर्सनैलिटीज एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इफ एवरी इंडिविजुअल परसीव्ड एवरीथिंग इन द सेम मैनर देन लाइफ वुड हैव बीन बोरिंग। अगर हम सबकी सोच एक जैसी हो जाए, अगर हमारी सबकी सोच, पर्सनैलिटी एक जैसी हो जाए, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। Perceptions enable individuals to frame their behavioral responses towards particular object। परसेप्शन जो है कहते हैं enable individuals, ठीक है, ठीक है, कहते हैं कि परसेप्शन enables individuals, कहते हैं सोच जो है, ठीक है, यानी वो इससे इंडिविजुअल इस काबिल हो जाते हैं टू फ्रेम देयर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि हम जिस चीज को देखते हैं उस चीज को समझने में मदद मिलती है। Note that perception is unique of each person. No two people view the world exactly the same। क्लियर? आसान से इंग्लिश है कि हर इंसान दुनिया को, चीजों को डिफरेंट अंदाज से देखता है। परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल or individuals may not necessarily be in accordance with the objective reality of the situation। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को देखते हो तो वो चीज या तो रियल हो या आपकी सोच उसके साथ रियल हो। इवन रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल। बाज़ औक़ात जिस चीज को आप देखते हो उनकी रियलिटी भी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट they frequently differ, leading to reaction in individual and organizational behavior। yes, so thank you very much यार। 5 मिनट नमाज के लिए रहते हैं, ठीक है। मैं आज आपको सबको नोट्स इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक है। फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। सो सरसनैन, नमाज के लिए 5 मिनट रहते हैं इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नमाज के बाद। थैंक यू वेरी मच यार। Yes, Nashir.